जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज देखेंगे इस थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो अगर कोई सर्कल है और उसमें कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट करे, देखिए कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको फिगर कंसिडर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक फिगर कंसिडर कर रहे हैं कि उसमें कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सर्कल का सेंटर क्या है आपका पी है। सो गिवन में क्या आएगा, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ सर्कल विथ सेंटर पी इंटरसेक्ट एट ई। आफ्टर दैट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, ये जो ए बी है इसके जब ये इंटरसेक्ट करती है सी डी के साथ तो इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, ए और ई बी। और ये जो सी डी है इसके जब इंटरसेक्ट करती है ए बी के साथ तो इसके भी दो टुकड़े हो रहे हैं, सी और ई डी। तो थ्योरम ये प्रूव करता है, साइंटिस्ट लोगों ने, जो मैथमेटिशियंस लोग थे, उनको ये समझ में आया कि जब दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जो उनके सेगमेंट्स बनते हैं, जो टुकड़े बनते हैं, जो इंटरनल डिवीजन के कारण, तो जो टुकड़े बनते हैं, अगर मैं वो टुकड़ों का, पहले कॉर्ड के टुकड़ों का अगर प्रोडक्ट करूँ तो सेम प्रोडक्ट दूसरे कॉर्ड के टुकड़ों का होता है। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। इट मीन्स जब दो कॉर्ड्स का इंटरनल डिवीजन होता है तो पहले कॉर्ड के जो सेगमेंट्स है, जो टुकड़े हैं, जो डिविजन्स है, उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू जो दूसरी कॉर्ड के जो दो टुकड़े होते हैं सी डी, उनका प्रोडक्ट सेम होता है। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, चेक करना है, प्रॉपर्टी इसको प्रूव करना है। सो हमें कुछ प्रूव करने के लिए जब ऐसा लिखा जाता है, कोई सेगमेंट्स का एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट हो, तो हमें पता है कि सेगमेंट अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो तो वो सेगमेंट कॉन्ग्रेंट होती है, बट दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो सेगमेंट रेशियो में होती है। रेशियो मीन्स प्रोडक्ट में होती है। जैसे अगर ए बी सी सिमिलर विथ पी क्यू आर होगा ट्रायंगल, ओके, तो अपन क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँ, ए बी मल्टीप्लाई बाई क्यू आर हो जाएगा और पी क्यू मल्टीप्लाई बाई बी सी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो प्रोडक्ट कब बनेगा, जब वो ट्रायंगल सिमिलर हम शो करेंगे। अब यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैंने ए सी को कनेक्ट कर दिया तो ये ट्रायंगल बन गया ए सी, और जैसे मैंने डी बी को कनेक्ट किया तो ये ट्रायंगल बन गया डी ई बी। ओके, तो इस तरह से मुझे इनको कंस्ट्रक्शन करना है कि ज्वाइन ए सी एंड ज्वाइन डी बी। ये ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है, यहाँ से ये डॉटेड लाइन निकाल के मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ए सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल डी ई बी। ये दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, जब कोई भी दो एंगल उनके कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अगर आप देखोगे तो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या है आपके, बोथ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो व्हाट वी विल राइट, एंगल AEC is congruent with angle DEB. क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे जो आर्क CB है, इसका मेजरमेंट अगर 2x है तो ये जो इंस्क्राइब एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा, x आएगा, क्योंकि हाफ होता है, सबको पता है। और ये एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये भी एक इंस्क्राइब एंगल है जो उसी आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, तो इसका भी मेजरमेंट कितना होगा, x होगा। तो ये थ्योरम को हम क्या बोलते हैं कि ये जो दोनों आर्क है ये इस आर्क में इंस्क्राइब हो रहे हैं। कौन से आर्क में दिख रहा है आप लोगों को, ये जो आर्क है इसमें इंस्क्राइब हो रहे हैं। तो ये दोनों का एंगल का मेजरमेंट सेम आएगा। कैसे लिखेंगे, एंगल CAE इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BDE। क्या लिखोगे, आर्क इंस्क्राइब, सॉरी, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क, सेम आर्क में इंस्क्राइब होने वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमने पढ़ा ये थ्योरम, ठीक है, इससे पहले। तो देयरफॉर दो एंगल तो हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल AEC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल DEB बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये लिखना जरूरी है, सिर्फ ए टेस्ट मत लिखा करो, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर वो ऐसा है तो सिमिलैरिटी है तो उनके साइड क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में हो जाएंगे। तो ये पहले साइड है ए, तो इसकी साइड क्या आएगी, डी, तो ए अपॉन DE इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड क्या है, EC अपॉन EB, और तीसरी साइड क्या है, AC अपॉन DB।
अब हमें कौन सी साइड की जरूरत है, देखो ए की जरूरत है क्या, यस, ई बी की भी जरूरत है क्या, यस, ई सी की जरूरत है, यस, ई डी की जरूरत है, यस, तो इसकी जरूरत है क्या, नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आप क्या कर दोगे, इसको करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी एस एस टी। अब इसको मैं ई बी को इधर सेंड कर देता हूँ, डी को उधर सेंड कर देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ई बी इज इक्वल टू ई सी मल्टीप्लाई बाय डी ई। ठीक है, यहाँ पे ई सी है तो इसको सी भी रीड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे ई डी तो उसको डी रीड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिख देते ए ई मल्टीप्लाई बाय ई बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय ई डी, हेंस प्रूव। होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अगर दो कॉर्ड है, अगर वो सर्कल में है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट उनकी पॉसिबिलिटी वो कहीं पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकेंगे आगे जाके। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी सर्कल के अंदर नहीं इंटरसेक्ट कर रहे, बट अगर मैं उनको आगे एक्सटेंड करता हूँ तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही। तो लिखेंगे कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल विथ सेंटर पी इंटरसेक्ट एट ई इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ सर्कल में पॉइंट ए में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है कि ये जो पूरा ए ई है, पूरा सेक्शन है ए से लेके ई तक, मल्टीप्लाई बाय ये जो छोटा सेक्शन है बी इज इक्वल्स टू ये सी से लेके ई तक का सेक्शन और छोटा सेक्शन ई डी, ये सेम होता है। मीन्स ए ई मल्टीप्लाई बाय ई बी इक्वल्स टू सी डी मल्टीप्लाई बाय ई डी। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक, ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है दूसरे कॉर्ड के प्रोडक्ट के साथ। सो वही हमको प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्रोडक्ट है तो हमें रेशियो में लाना पड़ेगा, रेशियो में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सो हियर आई एम गोइंग टू जॉइन दिस, ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ए डी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ज्वाइन ए डी एंड ज्वाइन बी सी। जैसे मैंने ए डी को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है। देखो ए डी ई ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ए डी ई ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको भूल जाओ, डॉटेड को। दिख रहा है आपको ट्रायंगल ये? हाँ, ओके। और एक दूसरा ट्रायंगल और बन रहा है जो है ये वाला, दिख रहा है आप लोगों को, बी सी ई, ए डी ई और सी बी ई दिख रहा है, यस। तो इसका यूज करना है, हमें अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी बी ई। करते हैं फिर स्टार्ट। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, इसमें ये एंगल, और सी बी ई इसमें ये एंगल, ई एंगल कॉमन आ रहा है, करेक्ट है। अगर आप ये ट्रायंगल की बात करते हो तो ये ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, एंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल सी ई बी। वाई बेटा, कॉमन एंगल, उनका कॉमन एंगल है। अब बात करेंगे कि ऐसे एंगल्स जो सेम आर्क में इंस्क्राइब होते हो। अगर आप ये एंगल की बात करोगे और ये एंगल की बात करोगे तो ये सेम आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है। कौन से आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये एंगल और ये एंगल सेम आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इंटरसेप्ट कर रहे हैं मीन्स ये जो दोनों होंगे ये सेम आर्क में इंस्क्राइब होते होंगे। कौन से आर्क में इंस्क्राइब होते होंगे, ये आर्क में। दिख रहा है आप लोगों को, ये आर्क में वो इंस्क्राइब हो रहे हैं। देखो इसका एंड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका तो यहाँ से लेके ये सेम आर्क है, और इसका भी एंड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये भी सेम आर्क है। इट मीन्स एंगल ई सी बी, सॉरी इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में एंगल ए मीन्स डी ए ई, एंगल डी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी सी ई। क्यों? एंगल inscribed in same arc, that is why they are congruent। अभी congruent दो दिखा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE is similar with triangle CBE by which test, by a test of similarity।
अगर ये सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, रेशियो में हो जाएंगे। तो AD अपॉन CB, AD अपॉन CB इज इक्वल्स टू D अपॉन BE इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। अब हमें किसकी ज़रूरत है, AD अपॉन CB के, आप नहीं तो इसको लिखा नहीं लिखा कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं, इतना लिख दिया, क्या कर देंगे CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसको इधर सेंड कर देते, इसको उधर सेंड कर देते, क्या आ जाएगा, D मल्टीप्लाई बाई C इज इक्वल्स टू AE मल्टीप्लाई बाई B। अब इनको ऐसे घुमा लेते हैं तो कैसे आ जाएगा, AE मल्टीप्लाई बाई EB इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाई ED। इसको मैंने EB लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये AE एज इट इज आ गया, ये B आ गया, इसको EB लिख लिया, ये C एज इट इज आ गया, D ऐसे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सुल्टा घुमा के लिखा था। हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ ये भी ओके। तो अभी कुछ एग्जांपल्स है इस पे, वो एग्जांपल्स देखेंगे। अभी ये एक थ्योरम बाकी है, मैंने बोल दिया कि एग्जांपल्स की तरफ जाएगी। एक थ्योरम, लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। अब यहाँ पे टेंजेंट के और सेकेंड के सेगमेंट के बारे में थ्योरम है। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट में टच करती है। जैसे यहाँ पे आपको ET दिख रहा है, ET सिर्फ एक ही पॉइंट में सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप AB देखोगे तो AB 2 पॉइंट्स में सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो AB क्या हो गई आपकी, सेकेंड हो गई, और ये ET क्या हो गई, टेंजेंट होंगी। तो इनका क्या सेगमेंट्स का थ्योरम है। सेगमेंट्स मीन्स ये जो टुकड़े दिख रहा है आपको, ये जो ET दिख रहा है ET, और यहाँ पे EA और AB और EB ऐसे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम है। जैसे इंटरनल डिवीजन के बाद जो टुकड़े बनते हैं सेगमेंट्स कॉर्ड्स का, वैसे ही यहाँ पे सेकेंड और टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग के कारण कुछ सेगमेंट्स बनते हैं। उनका कुछ प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट जो है ET एंड सेकेंड AB इंटरसेक्ट एट E इन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो ये जो ET होगा, टेंजेंट का जो टुकड़ा होगा, उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इज इक्वल्स टू EA मल्टीप्लाई बाई EB, मीन्स ये टुकड़ा और पूरा ये टुकड़ा, इनका प्रोडक्ट रहेगा। ये प्रॉपर्टी, अब ये कैसे है, क्या है, ये प्रूफ करके हम बता देंगे, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये टुकड़ा स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। तो ये तीन है, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, और टेंजेंट और सेकेंड के सेगमेंट का थ्योरम। सेगमेंट मीन टुकड़े, टेंजेंट मीन्स दो दो पॉइंट्स में जाए, सेकेंड मीन्स जो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। अब प्रूव ये करना है, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, ET को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ET, सॉरी AT है, ET नहीं, AT और TB, ज्वाइन AT एंड TB, ज्वाइन कर लिया। अब ये ज्वाइन करने के कारण यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, EAT दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, तो ये EAT आ गया, और एक ट्रायंगल बन रहा है ETB, ये बड़ा वाला। तो इसमें कौन सा कॉमन एंगल आ रहा है, ये जो ट्रायंगल है इसमें एक कॉमन एंगल आता है ये, और ये बड़ा एंगल है, ट्रायंगल है, इसमें भी एक कॉमन एंगल आ रहा है। क्या आ जाएगा, एंगल AET इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल TEB। वाई बेटा, कॉमन एंगल, ठीक है। इसके बाद ये आर्क की बात करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को आर्क कौन सा, ये जो आर्क है, ये आर्क कौन सा आर्क है, AT इस एंगल में आ रहा है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के बाद, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट एंगल बिटवीन टेंजेंट सेकेंड, एंगल बिटवीन टेंजेंट सेकेंड अगर आप देखोगे तो इसका जो मेजरमेंट होता है, ये क्या होता है, इसका हाफ होता है, करेक्ट है, और इसका जो मेजरमेंट होता है ये भी इसका हाफ होता है। तो इन दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल ETA इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल EBT। क्यों, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम एंड इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, दोनों थ्योरम यहाँ पे लगेंगे। और आपने सिर्फ इतना भी लिखा तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम। हाँ, टेंजेंट सेकेंड के कारण ये हो रहा है, और ये भी सेम आता है इंस्क्राइब एंगल के कारण, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल EAT इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ETB, करेक्ट, अभी सिमिलर आ गए। तो अभी दिखाएंगे फिर रेशियो में। तो स्टार्ट करते, फिर कैसे आएगा, EA अपॉन ET इज इक्वल्स टू, ये हो गया AT हो गया, फिर क्या आएगा, AT अपॉन TB इज इक्वल्स टू ET अपॉन EB, ये ET अपॉन EB। हमें इसकी ज़रूरत है क्या, नहीं, तो इसको मैंने रफ कर दिया, ET अपॉन EB आएगा सिर्फ यहाँ।
ये क्या आ गया सी एस एस टी। अब मैं क्या करूँगा, ई टी को उधर सेंड कर देता हूँ, ई बी को उधर सेंड कर देता हूँ, ई ए मल्टीप्लाई बाई ई बी इज इक्वल्स टू ई टी इंटू ई टी स्क्वायर। हो गया भाई प्रूफ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 3.5 का। इसमें अगर आप देखोगे तो एस आर एक सेगमेंट है और पी क्यू एक टेंजेंट है जो पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे हमने थ्योरम देखा, कौन सा थ्योरम देखा, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम देखा। तो यहाँ पे एक सेकेंड है और एक टेंजेंट है। तो हमें कुछ वैल्यूज दी गई है। क्या वैल्यू है, पी क्यू 12 है। ये जो पूरा पी क्यू है ये कितना है, 12 है। तो मैंने फिगर में लिख दिया ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो उधर लिखते समय। और पी आर जो है, पी आर में से छोटा वाला ये कितना है, 8 दिया हुआ है। तो अगर मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि अगर कोई टेंजेंट और सेकेंड एक दूसरे को इंटरनली एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके सेगमेंट्स का कुछ प्रॉपर्टी बनती है। क्या प्रॉपर्टी है, इन सर्कल सेकेंड एस आर एंड टेंजेंट पी क्यू इंटरसेक्ट एट पी, सो पी क्यू स्क्वायर मीन्स ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू पी आर, पी एस इंटू पी आर। ये हमने अभी जस्ट देखा थ्योरम, उसके हिसाब से लिखा। क्या थ्योरम देखा, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज है पुट करेंगे, एक फ्लो में है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसमें। तो ये 12 का स्क्वायर है, पी क्यू की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। पी एस क्या है आपका, पी एस मुझे पता नहीं, पूरा पी टू लेके एस तक मुझे पता नहीं। पी एस एज इट इज मल्टीप्लाई में पी आर कितना दिया है, 8 दिया है। ये 12 का स्क्वायर क्या है, 144 इज इक्वल्स टू पी एस मल्टीप्लाई बाई 8। तो 8 मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को, तो 144 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू पी एस। सो देयरफॉर पी एस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 144 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, कितने बचे वहाँ पे, यस 6 बचेंगे। सो 8 8 जा 64, तो कितना आया, पी एस इक्वल्स टू 18 यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं तो यूनिट वर्ड यूज़ करना कंपलसरी होता है एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया, पी एस मिल गया मुझे। अभी क्या पूछा है, आर एस। आर एस मीन्स ये डिस्टेंस कितना है। अब ये जो है पूरा सेगमेंट जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये सेगमेंट ऐसा है, कैसा है, एस डैश आर डैश पी ऐसा है, ठीक है। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, कैसे, पी डैश आर डैश एस, पी एस के बीच में आर है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी आर प्लस आर एस। जो जो वैल्यू से डालो, पी एस की वैल्यू कितनी है 18, पी आर की वैल्यू कितनी है 8, तो आर एस की वैल्यू मिल जाएगी। 8 इधर आ गया, 18 माइनस 8 इज इक्वल्स टू आर एस। सो आर एस कितना आया, आर एस इज इक्वल्स टू 18 माइनस 8 कितना हुआ, 10 यूनिट। तो दिस इज द आंसर, हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एम एन और आर एस दो कॉर्ड्स है वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम आएगा, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। इसमें क्या सीखा हमने कि अगर दो कॉर्ड्स है एम एन और आर एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी तो एम डी इंटू डी एन इज इक्वल्स टू आर डी इंटू डी एस आएगा। कौन सा थ्योरम आएगा, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये हमें पता है, देखते ही समझ में आ गया। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि समझ लीजिए अगर आर डी की वैल्यू 15 है, डी एस की 4 है, एम डी की 8 है, तो फाइन डी एन। तो हम पहले को पहले सॉल्व करेंगे फिर दूसरे के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट गिवन में क्या दिया उन्होंने कि आर डी इज इक्वल टू 15, डी एस इज इक्वल टू 4 और एम डी इक्वल टू 8, और क्या फाइंड करने के लिए बोला आपको, डी एन। तो ये ही वैल्यू हम फिगर में पुट करेंगे ताकि हमको समझे। तो ये पेंसिल से लिखना चाहिए ताकि आपको दूसरा सॉल्व करते समय कंफ्यूजन ना हो। फिगर में लिखने की क्यों ज़रूरत है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा किसका है आदमी। तो अगर फिगर में रहता है तो फिगर से जल्दी जल्दी पुट कर सकते हैं क्योंकि थ्योरम हमको याद होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, आर डी की वैल्यू, आर डी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 15 है, डी एस कितना है 4 है, और एम डी मीन्स ये है 8, ये टुकड़ा। तो हमें डी एन तो मिल सकता है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वो आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। कॉर्ड ये लिखना है, ये जरूरी, कॉर्ड एम एन एंड आर एस इंटरसेक्ट एट डी इन इंटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर एम डी मल्टीप्लाई बाई डी एन इज इक्वल्स टू आर डी मल्टीप्लाई बाई डी एस। क्या आएगा ये, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थ्योरम, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज डालो, एम डी की
एम डी की वैल्यू क्या है 8 है, डी एन की वैल्यू मुझे पता नहीं, आर डी की वैल्यू है 15 और डी एस की वैल्यू है 4, जो हमें पता है डाल दी। अब ये डी एन एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 फोर द 60, ये 8 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, डी एन इक्वल टू कितना आएगा 7.5 यूनिट। ठीक है, कैसे आएगा ये, क्योंकि ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, ये 15/2 आ जाएगा तो 7.5 आ जाता है। ये होगा फर्स्ट। अभी सेकंड में सॉल्व करेंगे। सेकंड में क्या दिया है, गिवन में दिया है कि आर एस है 18, एम डी है 9 और डी एन है 8, और आपको पूछ लिया कि डी एस कितना है। तो यहाँ पे पूरा आर एस दिया है, आर एस मीन्स ये पूरा सेगमेंट, ये कितना दिया उन्होंने 18 दिया, बट हमें पूरे सेगमेंट की जरूरत है क्या, पूरा सेगमेंट लेके हम क्या करेंगे भाई। तो ये अगर 18 दिया तो हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे कंसिडर करेंगे कि ये जो छोटा टुकड़ा जिसको हमें फाइंड करना है डीएस, इसको क्या कंसिडर करेंगे। अभी देखो आरएस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एमडी दे दिया है आपको 9 और डीएन दे दिया है 8, तो इनका काम खत्म हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें आर एस में से आर डी या फिर डी एस उन्होंने देना चाहिए, तभी तो हम बाकी कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि एम डी और डी एन की वैल्यू हमारे पास है, बट आर डी और डी एस की नहीं है, हमारे पास पूरे इसकी वैल्यू है। तो हमें पता नहीं कि आर डी कितना है, डी एस कितना है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि किसी जो हमें फाइंड करना है उसको मैं कंसिडर करूँगा एक्स। तो मैं क्या कंसिडर करूँगा, कंसिडर डी एस इज इक्वल टू एक्स। ds को क्या कंसिडर किया मैंने, x कंसिडर किया। अगर मैं इसको ds को x कंसिडर करता हूं तो rd क्या मिलता है फिर। अभी मैं रफ कर रहा हूं, इसका काम हो गया मेरा। हमको पता है कि d जो है ये मिडल में है, किसके, rs के। मिडल में मीन्स इन बिटवीन है, तो rs कैसे लिखा जाएगा, rd प्लस ds। ठीक है, ये जो rs है इसके बीच में d है, तो rd प्लस ds मीन्स क्या आएगा, rs आ जाएगा। ये सबको लिखते आता है 9th का ही। तो आर एस की जो वैल्यूज है पुट करो। आर एस की वैल्यू क्या है 18 है, आर डी की वैल्यू क्या लिखी पता नहीं है, और डी एस की वैल्यू क्या है x है। करेक्ट है, हमने कंसिडर किया ना x। तो अब ये x इधर सेम कर देते, क्या आ जाएगा 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू आर डी। तो हमें आर डी की वैल्यू मिलती है, आर डी कितना आया 18 माइनस एक्स। हमें वैल्यूज अभी मिल गई है, आर डी की वैल्यू 18 माइनस एक्स डालना है और डी एस की वैल्यू x डालना है, किसमें, इसमें। और ये एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे अभी, therefore chord लिखेंगे, chord mn and rs intersect at d, ये लिखना ही पड़ेगा इंटरनली। therefore md multiply by dn is equals to rd multiply by ds। ठीक है, अब मैं इधर का रफ कर रहा हूं। अब ये जैसे ही इसमें वैल्यू डालूंगा, एम डी की वैल्यू कितनी भाई 9 है, डी एस की वैल्यू 8 है, अभी आर डी की वैल्यू 18 माइनस एक्स है, तो इसको 18 माइनस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डी एस की वैल्यू है एक्स। अब बहुत सारे लोग क्रॉस और एक्स सेम निकालते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ जिनका सेम निकलता है भाई इसको ब्रैकेट लगा दो। हाँ, नहीं तो बहुत लोगों को एक्स आप ऐसे निकालो ना और क्रॉस ऐसे निकालो ताकि वो डिफरेंशिएट हो पाए। अभी 9 8 जा 72, ये x 18 को मल्टीप्लाई करेगा कितना बनेगा 18x, और ये x को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब ये जो पूरा पसारा जिसको मैं बोलता हूँ ये इधर सेंड कर दो, क्या आएगा, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव 18x है तो ये माइनस 18x आ जाएगा, प्लस 72 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे ds की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट अस सॉल्व दिस। अब ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मैंने सिखाया है कि ये क्या प्रोडक्ट आ रहा है, पॉजिटिव प्रोडक्ट आ रहा है, और सम क्या है आपकी निगेटिव है, सम निगेटिव आ रही है, तो दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए। तो बोलो हाउ मेनी जा 72, 12 6 जा, करेक्ट 12 6 जा, 9 8 जा भी होता है, बट 9 8 जा अगर होगा तो 9 और 8 17 होते हैं, तो हमें 18 चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 12 6 जा लिया मैंने, क्योंकि 18 आना चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ये बहुत डीप में एक्सप्लेन किया मैंने, इसके डीप में नहीं जाऊंगा मैं,
यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, x इन ब्रैकेट x माइनस 12, यहाँ पे कॉमन निकला 6 इन ब्रैकेट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 निकाला इसलिए ये निगेटिव हो गया, यहाँ से 6 डिवाइड हो गया इसलिए 12, तो x माइनस 12 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 12 आएगा या फिर x इक्वल टू 6 आएगा। देयरफॉर ds इज इक्वल टू 12 यूनिट और 6 यूनिट, ऐसे आपको आंसर लिखना है। 12 आएगा या फिर 6 आएगा, कुछ भी डाल के देखो तो एडिशन तो 18 आएगी। ठीक है, सो डिड यू अंडरस्टैंड? सो आज हम ये पे रुकते हैं, बाकी जो 3 एग्जाम्पल्स है वो हम कल देखेंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।